नमस्ते बच्चों। अब गुड मॉर्निंग बोलने का मन नहीं कर रहा था। चलिए अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हमने कल वो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था, है ना। यस, वाटर के बारे में हम सब बच्चे जानते हैं अच्छे से कि वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। हमारी जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि 70% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेचुरल जो वाटर साइकिल है उसके कारण कभी भी अर्थ सरफेस के ऊपर जितना पानी है उसकी क्वांटिटी ना तो कम हो सकती है और ना ही बढ़ती है, वो हमेशा बराबर रहती है। अब फिर भी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है क्योंकि हमने उसे कंटेमिनेट किया हुआ है। और इसके अलावा हम अपने पानी को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं और हमारे पास फॉरेस्ट नहीं बचे हैं, फर्टाइल लैंड नहीं बची है, वाटर को हम ठीक से स्टोर नहीं करते हैं। बारिश तो होती है और दूसरी बात बारिश भी अब बहुत इर्रेगुलर इसीलिए होती है क्योंकि अब पेड़ अगर हम इर्रेगुलर कर देंगे, इर्रेगुलर इन द सेंस पेड़ को हम उल्टा सीधा काटेंगे तो बारिश भी नहीं होती है। आपको ये पता ही होगा कि पेड़ और बारिश का सीधा रिलेशन है। अगर पेड़ ज़्यादा होंगे तो सॉइल भी फर्टाइल होगी और बारिश भी वहीं होती है जहाँ पेड़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारी जो अर्थ सरफेस है उस पर 70% वाटर है, बट उसमें से 97% जो वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर है। ठीक है, वो हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक, सिर्फ 3% वाटर ऐसा है ऑल ओवर द अर्थ जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्रेश वाटर है। बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि उसमें से भी लगभग 2% पानी जो है वो आइस के फॉर्म में है, फ्रॉस्टेड है, जमा हुआ पड़ा है, तो वो भी हमारे बहुत ज़्यादा किसी काम का नहीं हो पाता है। तो हमारे पास बचता है सिर्फ 1% वाटर। ठीक है, अब उस 1% वाटर को चाहे तो कंटेमिनेट करके बर्बाद कर रहा है इंसान और या तो उसी को हम अच्छे से यूज़ कर लें। तो दिस इज़ द कंडीशन। और जो रिवर्स में, लेक्स में जो फ्रेश वाटर होता है दैट इज़ जस्ट 1% ऑफ द वाटर। वाटर साइकिल आप सब बच्चों ने साइंस में पढ़ी हुई होगी कि कैसे इवोपरेशन होता है पहले, उसके बाद कंडेंसेशन होता है क्लाउड्स में जाके, वो वापस फिर वाटर जो रेनफॉल होती है उसके थ्रू आता है और हम उसे अलग अलग फॉर्म में कंजर्व करते हैं, यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द वाटर। अब प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है वाटर की अवेलेबिलिटी में। एक तो पहले हमारे पास 1% वाटर है। भगवान ने भी, अच्छा इसे कहते हैं मजाक करना, क्योंकि भगवान ने बनाया तो 70% वाटर, लेकिन हमारे मतलब का कितना निकाला? 1% वाटर। हद हो गई भाई, देख लो, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों है, वो इतनी कम क्यों है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि राइज इन पॉपुलेशन, अभी हम इतना पॉपुलेशन राइज हो रही है तो फॉरेस्ट काटने पड़ रहे हैं, जो लैंड है उनके ऊपर सिर्फ हम बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स बनाते चले जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ का बनाते चले जा रहे हैं ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज से सिर्फ केमिकल्स ही निकल रहे हैं, फॉरेस्ट हट रहे हैं तो सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है और इसके अलावा अपना पानी, बारिश भी नहीं होती है जहाँ पेड़ नहीं होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। इसके अलावा जो रिवर्स और लेक्स में जो पानी है थोड़ा बहुत वो भी कंटेमिनेट कर रखा है हमने, क्योंकि इंडस्ट्रीज से भर भर के केमिकल्स निकलते हैं। और इंडस्ट्रीज़ को छोड़ो, हम भी इतने होशियार हैं कि हम सारा कूड़ा कचड़ा जाके नदियों में ही डालते हैं। शहर भर का कूड़ा तो नदियों में चला जाता है, जैसे पता नहीं नदियों में से कहीं क्या हो जाएगा, नदी क्या धरती पे नहीं है या हम धरती पे नहीं है। अरे इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि इतना कचरा फैलाओगे, कहीं भी फेंक के आओगे, अगर उसे प्रॉपर डिकम्पोज नहीं करने वाली जगह पर डाल के नहीं आओगे, प्रॉपर उसको अगर ठीक से उसको डिस्पोज करके नहीं आओगे तो फाइनली लौट फिर के उसे आपको ही नुकसान पहुंचाना है। नदियों के पानी में तुम कूड़ा फेंकते हो, पानी वही तो आता है पीने के लिए, कहाँ बचोगे? फिर एक्वागार्ड लगाते फिरो, तो एक्वागार्ड में फिर वही केमिकल्स यूज़ करो, तो फिर फाइनली आप कर क्या रहे हो? ये तो वही वाली बात हो गई कि अपने अच्छे खासे घर में तो पहले आग लगा दो, उसके बाद दूसरा घर बनाने का सोचो कि भाई ठीक है, भगवान ने सब कुछ इतना अच्छा नेचुरल दिया हुआ है, उसको तो कंटेमिनेट कर दिया। अब अपना दिमाग लगा लगा के मशीनें बना रहे हैं, कभी एक्वागार्ड बना रहे हैं, कभी एसी की फिल्टर्ड हवा खा रहे हैं। पेड़ों की हवा तो नहीं चाहिए, एसी की हवा चाहिए, तो भाई फिर उसमें से तो यही होगा जो हो रहा है, बीमारियाँ होती हैं 25 तरीके की।
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन इन द डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देख रहे हो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्यों होता है? क्योंकि जहाँ लोग ज़्यादा होशियार होते हैं और अपने पेड़ पौधे काट कूट के फेंक देते हैं, वहाँ पर फिर रेनफॉल नहीं होती है, और जहाँ अभी भी थोड़ा सा है वहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है। नेचुरल भी है, नेचुरली डिस्ट्रीब्यूशन भी है कि भाई कहीं 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 बारिश ज़्यादा होगी, कहीं कहीं बारिश कम होगी, लेकिन नेचर कभी भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो। ठीक है, डेफिनेट सी बात है। अब आप ये कहो कि मैडम डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, माउंटेन एरियाज़ हैं, ये तो नेचुरल हैं, ये तो हमने नहीं बना लिए, बट स्टिल अगर नेचुरल हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंसिंग भी होती है। ठीक है, वहाँ पे एडेप्टेशंस भी होते हैं। ठीक, तो ये जो अननेचुरल और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, उसके कारण भी हमारे को वाटर की प्रॉब्लम आती है। वेस्टेज एंड केयरलेस यूज़ ऑफ वाटर बाय ह्यूमन बींग्स, ये तो सबको पता है, इससे शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है। अब ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब जो वाटर रिसोर्सेज का हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। रिसाइकलिंग यूज्ड वाटर, रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड वाटर में क्या होता है, जो पानी यूज़ हो जाता है वो हम रिसाइकल किया जाता है। अब रिसाइकल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो अभी आपके कोर्स में नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है कि द रीयूज़ ऑफ यूज्ड वाटर, जो आपने वाटर यूज़ कर लिया है इन वेरियस टास्क है ना, तो वो केमिकल प्रोसेसेस से गुजारा जाता है और उस पानी को वापस यूजेबल बनाया जाता है। दिस इज नोन एज रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। गेटिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल क्या करते हैं, नीचे अंडरग्राउंड में बड़े बड़े टैंक्स बनाते हैं और घरों की स्लोप्स और घरों की छत पे जो पानी गिरता है, सड़कों पे जो पानी गिरता है, उनकी स्लोप ऐसे बनाई जाती हैं कि जो बारिश का पानी है वो यहाँ वहाँ ना जाकर उस टैंक में जाए। तो वो एक तरीके से हमारे अंडरग्राउंड वाटर की तरह काम करता है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब स्कार्सिटी होती है पानी की, मतलब जब कमी होती है पानी की, तब हम उन टैंक्स का पानी, उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अच्छी चीज़ है। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन वही घूम फिर के आ गई बात कि भैया पेड़ लगाओ, जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी हरियाली रहेगी, बारिश होगी तो पानी की कमी नहीं होगी। प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन में क्या होता है कि भाई जितना ज़रूरी है उतना पानी यूज़ करिए, मेड़ बनाइए, ठीक है, छोटे छोटे तालाब और तलघर बनाइए, जैसे तलघर जैसे छोटे छोटे बनाते थे। इसके बाद फिर स्प्रिंकल जो किया जाता है पानी, वो फव्वारे जैसे लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा खेतों में, वो करिए, उन सबसे पानी सेव होता है, और दूसरी बात क्रॉप्स को पानी ठीक तरीके से भी मिलता है। ठीक है, और किसी भी तरीके का कोई लीकेज जो होते हैं वो ना हो पाए। एक वर्ड दिया हुआ है वाटर सीपेज, सीपेज इज़ जस्ट लाइक लीकेज, कोई छोटे छोटे होल्स में से पानी रिसता तो नहीं रहता है, कहीं पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है इरिगेशन के टाइम पर भी। ठीक है, ये किसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, ये तो कोई सिखाने की बातें हैं, तो इंसान के अंदर खुद कॉमन सेंस होना चाहिए। कार धोनी है अगर, तो पाइप से क्यों धोनी है भाई, क्यों लीटर पानी बर्बाद करना है, बाल्टी से धो लो। बाल्टी में आप पानी लेकर जाओगे तो, और मग्गा लेकर जाओगे साथ में, तो इतना दिक्कत नहीं होगी, पानी कम वेस्ट होगा। लेकिन नहीं, घर धुलता है तो वो पाइप से पूरा धुलता है। अपनी मम्मियों को मना करना, आधी से ज़्यादा औरतें यही काम करती हैं, एक तो रोज़ रोज़ घर धोएंगी, इतना क्या गंदा हो जाता है घर में। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको धोने का और पोछा लगाने का, ठीक है रोज़ पोछा तो रोज़ लगाते हैं, बट धोने का इतना ही शौक़ आ रहा है तो बाल्टी से धो लो, है ना। धीरे धीरे जहाँ एक मग्गा पानी जाता है वहाँ पे पाइप चला के छोड़ देंगे भाई। क्यों, हमारे यहाँ तो मोटर लगी है। अरे तो भाई मोटर भी तो ग्राउंड वाटर को ही ला रही है, ग्राउंड वाटर कितना है। अब अगर मान लीजिए नीचे सपोज़ करो कि 1000 लीटर वाटर है पानी का, और अगर 1000 लोगों ने अपने अपने घर में मोटर लगाए, आजकल सबके घरों में मोटर लगी रहती है, पर इतना तो समझो कि वो जो पानी है वो तो 1000 लीटर ही है ना नीचे, उसको तो आपकी मोटर पूरा नहीं खींच सकती, कब तक खींचोगे। अगर आपकी मोटर बहुत पावरफुल भी लगा ली तो आप क्या कर लोगे, दूसरों की जगह दूसरों का पानी भी खींच लोगे, लेकिन नीचे जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ जाओगे, तब कौन सी मोटर काम आएगी। तो इसीलिए घर में जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ी बुद्धि यूज़ करिए अपनी, और सोचिए कि इतना पानी
सीधी सी बात है, जब पानी ही नहीं होगा तो क्या करेगी आपकी मोटर और कैसे धुलेगा घर। तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज़ करें। और इसके अलावा जो किचन में जो पानी हम सब्जियां धोते हैं तो वो पानी जो वेस्ट होता है वो गार्डन में डाल दीजिए। उसको हर बार नाली में डालने की ज़रूरत नहीं है कि जब लिया और सिंक में पटक दिया। तो वो जो पानी होगा उसमें छोटे छोटे सब्जी के कभी टुकड़े भी होते हैं, कभी छिलके होते हैं, कुछ होता है, ये सब आप जाकर अगर आप गार्डन में डाल देंगे तो वो मैन्योर की तरह काम करेगा और वो पानी यूज़फुल वो आपके पेड़ों के काम आएगा। तो जो आप अलग से पानी पेड़ों में डाल रहे थे वो पानी आप बचा लोगे, मतलब आपके 2 काम एक बार में हो जाएंगे, सब्जियां भी धुल जाएंगी और पेड़ों में पानी भी लग जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द स्मॉल थिंग्स जो कि हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर अपने आलस के कारण ध्यान में नहीं रखते हैं तो दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। ठीक है, जो आप इतना राजा बेटा करते हैं अपने बच्चों को, हम तुम तो मर जाएंगे बुढ़ापे में, ये बचेंगे और सोचो पता नहीं इनके पास पीने के लिए पानी होगा कि नहीं होगा। सो टेक केयर ऑफ सम थिंग्स और थोड़ा सा दिमाग लगाकर काम करना चाहिए, नहीं वेस्ट करना चाहिए पानी को। दीज वर द सम ऑफ द वेज टू कंजर्व द वाटर। ये बहुत ही कॉमन सी बातें हैं और बहुत ईजी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और हम अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेचुरल वेजिटेशन एज अ सोर्स। तो नेचुरल वेजिटेशन में क्या था, अभी हमने जो इस चैप्टर का नाम बदलती हूँ मैं, चैप्टर नंबर है हमारा 2, ये 6th क्लास का लिखा हुआ था, पिछली क्लास जो थी वो 6th क्लास थी, दिस इज आई थिंक 8th क्लास and the chapter number is 2nd and the chapter name is land, soil और लास्ट में आता है अपना वाइल्ड लाइफ। ओके, ठीक है ना। तो हमने अभी लैंड के बारे में पढ़ा था, सॉइल के बारे में पढ़ा था और हमने वाटर के बारे में पढ़ा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। अब वेजिटेशन क्या होता है, किसी भी एरिया के अंदर जो भी हम प्लांट्स देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, है ना, और वहाँ पे जो हर्ब्स, स्क्रब्स होती हैं, श्रब्स होती हैं, उन सब का जो कलेक्शन होता है दैट इज़ नोन एज वेजिटेशन। वी सी वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन, असेंबली ऑफ या असेंबलेंस ऑफ प्लांट्स स्पीशीज एंड ग्राउंड कवर दे प्रोवाइड इज़ नोन एज वेजिटेशन। वेजिटेशन में क्या होता है, जितने भी तरीके के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट हैं, ट्रीज़ हैं, हमारी क्रॉप प्लांट्स हैं, ठीक है ना, ये सारा, और जो लैंड कवर जो वो देता है, लैंड कवर का मतलब होता है कि किस एरिया में, जितने एरिया में जितने प्लांट्स होते हैं वो वहाँ का वेजिटेशन बोला जाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वी सी दैम इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स। स्क्रब्स मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे हर्ब, श्रब्स ये होते हैं, ये सब मिलके स्क्रब्स कहलाते हैं। तो फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, स्क्रब्स होते हैं एंड वेरियस टाइप ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज़, ये सारा मिलके किसी जगह का वेजिटेशन कहलाते हैं। ठीक है, हर एरिया में अलग अलग टाइप का वेजिटेशन पाया जाएगा, ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। माउंटेन ट्रीज़ होते हैं, डेजर्ट ट्रीज़ होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो ये आप अच्छे से जानते हो कि द हैबिटेट जो होता है, वेजिटेशन जो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लांट और ट्री का जो हैबिटेट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो आपने 4th 5th क्लास में पढ़ लिया होगा, है ना। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो भी वेजिटेशन होता है वो अपने अपने मौसम के हिसाब से, अपनी अपनी जगह के हिसाब से, अपने अपने हैबिटेट के हिसाब से एडेप्ट होता है। एडेप्ट मतलब उसके हिसाब से ढला हुआ होता है, उसके हिसाब से उसके अंदर क्वालिटीज़ आती हैं। जैसे हम ह्यूमन भी तो ऐसे ही होते हैं। अब देखिए, जो लद्दाख में रहने वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल अलग होगी, उनका पहनावा अलग होगा, वो बोलते भी अलग होंगे, खाते भी अलग होंगे। क्यों? क्योंकि उनको ठंड के हिसाब से रहना है, वो नॉनवेज खाएंगे, वो बहुत वुलन्स पहनेंगे। तो ये सब क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या कहते हैं, अपना ठंड बहुत होती है, वहाँ पे वेजिटेशन तो होगी नहीं, वहाँ पे सब्जियाँ मिलती नहीं ज़्यादातर, तो वहाँ पे नॉनवेज खाने का ट्रेंड ज़्यादा है। अब अगर हम इधर देखें, डेजर्ट में देखें, हम राजस्थान में रहते हैं, तो यहाँ पे हमें ऊनी कपड़े बस 1-2 महीने के लिए पहनने होते हैं, ठीक है।
और बाकी टाइम हमें बिल्कुल कॉटन पहनना है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत गर्मी में रहना है। इसके अलावा यहाँ पर नॉनवेज खाते हैं बट इतना नहीं, बेसिकली वेजिटेशन बहुत है यहाँ पे, खाना अच्छा मिलता है, सब्जी मिलती है, तो हमें हर वक्त नॉन वेज के ऊपर डिपेंड करना ज़रूरी नहीं होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इंसान ने जहाँ वो रहता है उसके हिसाब से उसके अंदर की आदतें आ जाती हैं, उसके अंदर के गुण आते हैं, फीचर्स होते हैं। इसी तरीके से प्लांट का है, जहाँ पर प्लांट है कोई भी, जहाँ पर कोई ट्री है वो कोल्ड एरिया का है तो प्लांट उस हिसाब से क्वालिटी होगी प्लांट के अंदर। अगर प्लांट किसी डेजर्ट एरिया का है तो उस हिसाब से क्वालिटीज़ होंगी प्लांट के अंदर। तो इन्हें कहते हैं एडेप्टेशंस। ठीक है, ADAPTIONS, तो एडेप्टेशंस कहते हैं इनको। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि जो वेजिटेशन होता है वो हर जगह का अलग अलग होता है। ठीक, अब आपको समझ आएगा कि व्हाट इज़ वेजिटेशन। अच्छा, वेजिटेशन हमको टिम्बर मतलब होता है लकड़ी। तो पेड़ों से क्या हमें सिर्फ लकड़ी मिलती है? और भी बहुत कुछ मिलता है, ये सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फूड मिलता है, टिम्बर तो मिलता ही है, फ्यूल की तरह भी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं प्लांट्स के। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन, दे प्रोटेक्ट सॉइल। अब सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल एरोजन को बचाते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो रूट्स होती हैं वो होल्ड करके रखती हैं सॉइल को, और सॉइल जो कि हवा के कारण या फिर पानी के कारण, फ्लड्स के कारण बह नहीं पाती है, वहीं के वहीं रहती है और उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से सॉइल फर्टाइल बनती है और फिर और पेड़ पौधे उग सकते हैं। तो जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका होना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज दे प्रिवेंट सॉइल एरोजन। ठीक है, दे विल गिव शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरिंग अंडरग्राउंड वाटर एंड प्रोवाइड एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ एवरीडे नीड्स। और वो अंडरग्राउंड वाटर को भी स्टोर करने में सहायता करते हैं प्लांट्स। इसके अलावा जो हमारी डेली नीड्स जो होती हैं, डेली लाइफ की जो नीड्स होती हैं, वो भी प्लांट से पूरी होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब ये कह रहे हैं कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है हमारे दुनिया में। कुछ होते हैं फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर रिसीविंग हैवी रेनफॉल। फॉरेस्ट हम किसको कहते हैं? फॉरेस्ट हम कहते हैं जिनमें कि हैवी रेनफॉल होता है। क्यों होता है यहाँ पे हैवी रेनफॉल? क्योंकि है वही फॉरेस्ट, बहुत सारे पेड़ हैं और जितने पेड़ होंगे उतना ही रेनफॉल होगा। इसके अलावा बोलते हैं ये ग्रासलैंड्स। सेकंड होता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स की खासियत क्या होती है? यहाँ पर एवरेज रेनफॉल होता है, मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, फिर आते हैं स्क्रब्स। स्क्रब्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? हर्ब्स वगैरह, श्रब्स वगैरह ये होते हैं। इसमें थोड़ा सा लो रेनफॉल होते हैं और ये जो होता है वो हमेशा थॉर्नी स्क्रब्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट आते हैं टुंड्रा। और वैसे तो देखो डेजर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। फिर आइस एरियाज भी होते हैं जिनको हम आइस शीट्स भी कहते हैं। एग्जैक्ट जो वर्ड होता है ज्योग्राफी के हिसाब से दैट इज आइस शीट्स। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो है, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो हम नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? फॉरेस्ट जहाँ पर कि खूब रेनफॉल होता है, ग्रासलैंड जहाँ मॉडरेट होता है, स्क्रब्स हैं जहाँ पे कि लो रेनफॉल होता है और बहुत कांटे वांटे के जो पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वो टाइप की होती हैं। डेजर्ट्स होते हैं, आइस शीट्स होती हैं। डेजर्ट्स आप जानते हो, खूब रेतीले मैदान, बहुत गर्म, पेड़ बहुत कम होते हैं और डेजर्ट प्लांट बहुत ही कम होते हैं, फ्यू प्लांट्स आर देयर। आइस शीट्स मतलब डेजर्ट में वेजिटेशन कम होगा। आइस शीट्स जो होती हैं, बर्फ़ से ढके हुए जो मैदान होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए जो पार्ट्स होते हैं लैंड के, उनको हम आइस शीट कहते हैं। यहाँ पर भी वेजिटेशन बहुत कम होता है। फिर आते हैं टुंड्रा। टुंड्रा क्या होता है? स्पेयर वेजिटेशन इज कोल्ड पोलर रीजन।
मेनली कंसिस्टिंग ऑफ मोसेस एंड लीचन्स। अब आपको पता है जहाँ पर ये पोल रीजन्स जो होते हैं, कोल्ड पोलर रीजन्स, और यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है उसमें ज़्यादातर मोसेस, MOSSES एंड लिचन्स पाए जाते हैं। बाकी क्या ही वेजिटेशन होगी पोलर रीजन की, जो कितना कोल्ड एरिया होता है वहाँ पर, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑन द अर्थ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, आपके कोर्स में इतना दिया। अब हम टाइप ऑफ फॉरेस्ट अगर देखें तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में 2 तरीके के फॉरेस्ट इन्होंने बताए हैं। तो पहला तो होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें सारे साल, नाम से ही पता चल रहा है एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाला। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऑब्वियस सी बात है कि उनके पेड़ों में पत्तियां सूख सूख के गिराते नहीं हैं वो, दे नेवर शेड देयर लीव्स, है ना, एंड दे बिकम्स ग्रीन फॉर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि साइमल्टेनियसली इनकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं। एक बार में ऐसा नहीं है कि सारी पत्तियां झड़ गई, उसके बाद फिर सूख गया पेड़, थोड़े दिन के लिए फिर हरा हो गया। जबकि अपन यहाँ देखते हैं अपने एरियाज़ में, हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में पेड़ खूब हरे हरे हो जाएंगे, फिर पतझड़ का मौसम आता है वो फरवरी मार्च में, और सारे पेड़ों की पत्तियाँ गिर जाती हैं, पेड़ एकदम बिना पत्तियों के हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे फिर ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे जो जंगल होते हैं, उनको हम डेसिडुअस कहते हैं, और एक होते हैं एवरग्रीन। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें इन्होंने बताए हैं 2 तरीके के, एक तो होते हैं एवरग्रीन और एक होते हैं डेसिडुअस। DOUS, डेसिडस, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो पत्तियां होती हैं वो एक बार में गिर जाती हैं, मतलब पूरे साल भर में वो एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और बिल्कुल बिना पत्तियों के होते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज दे जस्ट वांट टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है एक्चुअली? जो प्लांट होते हैं वो अपना वाटर लूज़ करते हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है, एक tariके से सांस लेने की प्रोसेस हम कह सकते हैं। एक्सपायरेशन होता है उसमें, एक तो इन्हेलेशन होता है और एक एक्सहेलेशन होता है। तो स्टोमेटा के थ्रू जब एक्सपीरेशन किया जाता है तो प्लांट वाटर लूज़ करता है, ठीक है। स्टोमेटा, जब ये सब आप प्लांट में पढ़ चुके होंगे साइंस में या पढ़ोगे तो थोड़ा शांति रख लेना, इस बार पढ़ाया जाएगा आपको साइंस में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप सिर्फ यहाँ तो मैं सब आपको इतना बताऊंगी कि डेसिडस जो प्लांट्स होते हैं या जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो प्लांट्स हैं तो वो प्लांट्स साल भर में एक बार अपनी सारी पत्तियाँ शेड ऑफ कर देते हैं, अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देते हैं ताकि वो ट्रांसपीरेशन को प्रोटेक्ट मतलब कम कर सकें, ठीक है। दे जस्ट वॉन्ट टू reduce the loss of water which is done by the process of transpiration, that is why they shed their leaves once in a year, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं अब एवरग्रीन जो होते हैं वो सारे साल भर ग्रीन पत्तियों से ढके रहते हैं। ये उन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। जो रेनफॉल होती है उसको जो वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं वो सेंटीमीटर्स में कुछ नापते हैं। तो बस अभी आप इतना समझ लो कि अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में होती है। और जो डेसिडस जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो रेनफॉल होती है वो 75 से 175 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन, अब ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में along Orinoco and Amazon rivers and the Congo basin of Africa. In India, they are found in northeastern Himalayas and western Ghats. तो इंडिया की हम बात करते हैं तो ये हिमालयाज़ के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं और वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं ऐसे फॉरेस्ट। तो मेन जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है कि ये सारे साल भर ग्रीन रहते हैं, इनमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, और दूसरी बात ये सारे साल हरी पत्तियों से ढके रहते हैं। जबकि डेसिडस प्लांट जो फॉरेस्ट होते हैं वो साल भर में एक बार अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, और ऐसा वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए करते हैं।
और इसमें जो रेनफॉल होती है वो 70 से लेके 75 से लेके 150 सेंटीमीटर तक होती है। और ये पाए जाते हैं कहाँ? अच्छा, जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल यूरोप में पाए जाते हैं, ईस्टर्न एरिया में, ईस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, ये भी ट्रॉपिकल होते हैं और एक होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। तो डेसिडस जो फॉरेस्ट होते हैं ये अगेन एक तो टेम्परेट तो ये या तो ट्रॉपिकल होंगे या टेम्परेट होंगे। अब जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं, इनमें ट्रॉपिकल का मतलब आप जानते हो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होता है, वार्म एंड ह्यूमिड और एवरेज सा मौसम होता है, ना ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट होता है और ना ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है। तो इस तरीके के फॉरेस्ट जो होते हैं वो डेसिडस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल भी होते हैं। और डेसिडस फॉरेस्ट थोड़े टेम्परेट भी होते हैं, जहाँ थोड़ा टेम्परेचर का एक्सट्रीम पाया जाता है, मतलब थोड़ी ज़्यादा ठंड और ज़्यादा ठंडक पाई जाती है और ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। अब जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं? साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ ऑस्ट्रेलिया, बस साउथ ही साउथ में है सब। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका सब जगह डेसिडुअस है। अच्छा, इसके अलावा जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वो नॉर्थ सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में पाए जाते हैं। इसमें जो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, उनमें पाइन, केदार और लार्च जो होता है वो आते हैं। और डेसिडस में जो होते हैं उसमें मैपल, ओक और विलो, ये सब आपके याद करने की चीज़ें हैं, याद कर लेना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फिर वही वाली बात, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो पहला ये कह रहे हैं कि वही कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगल साफ़ किए जा रहे हैं, जंगल कटाई करी जा रही है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के उनकी नीड्स बढ़ रही है। तो नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ रहा है, ट्रीज़ को काटना पड़ रहा है और इसके कारण हमारा जो इकोसिस्टम है, पूरा जो सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, वो पूरा ख़राब हो रहा है। तो द वेरियस वेज इन विच वी कैन कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन को हम किस किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग सॉइल एरोजन, प्लांटिंग मोर ट्रीज, यूजिंग नेटिव प्लांट्स या इंडिजिनस प्लांट्स। अब एक वर्ड आता है नेटिव प्लांट्स। नेटिव प्लांट का मतलब होता है, अब जैसे कि हम इंसानों की जब हम बात करते हैं तब भी हम नेटिव देखते हैं कि मान लीजिए अगर मैं राजस्थान की हूँ तो मैं राजस्थान के बारे में ज़्यादा अच्छा जान सकूँगी। अगर मुझे कोई काम करना है तो मुझे सौंपा जाए। अगर मान लीजिए आप किसी बंगाल के इंसान को राजस्थान की कोई बात बताओगे तो उसे थोड़ी कम समझ में आएगी। ठीक है, तो ये होता है नेटिव, कहीं किसी जगह का मूल होना, ओरिजिन वहाँ की होना। तो नेटिव प्लांट्स जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नेटिव प्लांट किसी जगह का जो ओरिजिन होगा, मतलब उस प्लांट का ओरिजिन उस जगह होगा तो वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड एरियाज़ के जो प्लांट होंगे उनको कोल्ड एरियाज़ में रहने की आदत होगी। अब अगर मान लीजिए कि मैं कैक्टस ले लेते हैं अपन, ठीक है, जो कि डेजर्ट में उगता है और मैं उसे उगाने जाऊँ लद्दाख में, तो क्या वो उग पाएगा? नहीं, क्योंकि वो यहाँ का नेटिव प्लांट है, उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ डेजर्ट की हैं कि वो डेजर्ट में तो उग सकता है लेकिन कोल्ड एरिया में नहीं उग सकता। तो दीज टाइप ऑफ प्लांट्स विल नोन एज नेटिव प्लांट। तो कैक्टस इज़ अ नेटिव प्लांट ऑफ ए डेजर्ट एरिया। तो हमें बेहतर है कि जिस एरिया में हमें प्लांटिंग करनी है उस जगह के नेटिव प्लांट को उगाया जाए, क्योंकि वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से वो ही प्लांट ग्रो अप कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज नेटिव प्लांट। तो यूजिंग नेटिव प्लांट्स फॉर लैंडस्केपिंग, कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर्स, जो फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाने चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा हमें लेक्स और क्रीक्स और वेटलैंड्स इनको प्रिवेंट करना चाहिए। क्रीक्स होती हैं छोटी छोटी नदियाँ जिनको खाड़ी भी कहा जाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लोगों को अवेयरनेस बतानी चाहिए। वन महोत्सव जैसी जो चीज़ें हैं वो आगे लानी चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। लोगों के बारे को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई फॉरेस्ट कितने यूज़फुल है, उनको काटा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कंजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, और ये भी हमें लोगों को समझाना चाहिए कि जब फॉरेस्ट होंगे तभी वाइल्ड एनिमल्स भी बचेंगे, और वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम के लिए। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है, ये कैसे मेंटेन रह सकता है, और अगर इकोसिस्टम ख़राब होता है तो उससे हमें कोई नुकसान है कि नहीं, ये सब आप साइंस में भी पढ़ते हो, और बाकी कभी अगर आगे आएगा तो मैं भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। लैंड स्केपिंग, ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये मैं आपको अच्छे से कल पूरा डिटेल में समझा दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ तक पढ़ के रखना, ठीक। कोई प्रॉब्लम आए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और कुछ बच्चों के पास अगर पीडीएफ नहीं भेज पा रही हैं, नहीं आती हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, आपके पास पीडीएफ भेज दी जाएंगी, ठीक है। तो हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।